लास्ट क्लास में कहाँ से हुआ था बेटा? लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन कर लिए थे ना? यस सर। हाँ ये वाला हो गया। चलिए आज का टॉपिक लिखेंगे बेटा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आज का टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्लियर है। ये जो एनिमेशन आप देख रहे बेटा, इसी को डिफ्यूजन बोला गया है। ये जो एनिमेशन आप देख रहे बेटा, दिस इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या है बेटा, यहाँ पर आपका गैसियस पार्टिकल्स है। यहाँ पर ये गैसियस पार्टिकल्स है। ये गैसियस पार्टिकल एक जगह पे बेटा जमा है, मतलब कंसंट्रेटेड है या हायर कंसंट्रेशन है। ये बाहर के एयर पार्टिकल्स है। ये सब जो है बाहर देख रहे हैं, ये एयर पार्टिकल्स है। यहाँ से बाहर निकल गया, इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। गैसियस नहीं जरूरी है, सॉलिड पार्टिकल्स का भी डिफ्यूजन हो सकता है, लिक्विड पार्टिकल्स का भी हो सकता है। तो डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन लिक्विड सोल्यूशन एज वेल एज फॉर गैसियस मिक्सचर। दोनों में डिफ्यूजन हो सकता है। तो हम लोग सीधा लिखेंगे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। Movement of gaseous particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called diffusion। ये सिंपल सा डिफ्यूजन का मीनिंग माना जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज rate of diffusion। Now what is rate of diffusion? Rate of diffusion can be simply something by time। Now what something by time? The amount of gas diffused, amount या वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम और मोल, वॉल्यूम और मोल ऑफ गैस diffused। So diffusion can be defined as amount or volume of mole of gas diffused। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय टाइम या अमोल बाय टाइम, ये आपको सोचना है। नाउ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, ये लॉ क्या बोल रहा है? डिफ्यूजन तो डेफिनेशन मैंने आपको दिया, लॉ क्या है इसका? ये लॉ बड़ा सिंपल सी बात कहता है। ये लॉ कहता है मॉलिक्यूल्स विच आर लाइटर, molecules which are lighter will escape faster and molecules which are heavier will escape at a slower rate। जो मॉलिक्यूल हेवी हो जाएंगे वो धीरे धीरे बेटा स्प्रेड करेगा, और जो मॉलिक्यूल बेटा आपके हेवियर हो जाएंगे वो फास्ट स्प्रेड करेगा। समझ में आया? सम मॉलिक्यूल्स विल स्प्रेड एट अ रैपिड पेस एंड सम मॉलिक्यूल विल स्प्रेड एट अ स्लोअर पेस। आप जो भी परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं ना बेटा, परफ्यूम वगैरह क्या होता है ना, उसके अंदर एक तरह का नहीं होता है, बहुत तरह के आपके मिक्सचर होते हैं। किसी भी परफ्यूम में, किसी भी डिओड्रेंट में, आपके अगरबत्ती में भी जो परफ्यूम यूज होता है, कार के फ्रेशनर में होता है, रूम फ्रेशनर में जो भी होता है बेटा, उसमें मल्टीपल गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं।
अब एक अच्छा परफ्यूम पता क्या होता है बेटा, एक अच्छा परफ्यूम वो होगा जो आपने स्मॉल अमाउंट में लगाया फिर भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आए। परफ्यूम में दो चीज लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं पता है? पहला है बेटा उसका इंटेंसिटी अच्छा होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में आपको स्मेल मिलना चाहिए। दूसरा है उसका लॉन्गेटिविटी, मीन्स सुबह लगाए तो बेटा 4 दिन तक स्मेल आना चाहिए, 4 दिन तक नहीं बट सुबह लगाने के बाद शाम तक आना चाहिए, उसको लोग अच्छा मानते हैं। तो आप समझो बात को, लॉन्गेटिविटी होना चाहिए, लंबे समय तक चलना चाहिए बेटा, मतलब लगाने के बाद वो सुबह से लेकर शाम तक मेंटेन रहे, मतलब वो आसानी से डिफ्यूज नहीं करना चाहिए। तभी तो बेटा अगर डिफ्यूजन फास्ट होगा तो सुबह लगाएंगे 2 घंटे में खत्म हो जाएगा ना, पूरा स्प्रेड कर जाएगा ना आपके कपड़ों से। तो करते क्या है, तो सुबह से अगर शाम तक अगर किसी परफ्यूम को आपको मतलब वो करना है, रखना है, तो वो उसमें बेटा आपको हेवियर मॉलिक्यूल यूज करने हैं। क्यों? वो स्लोली डिफ्यूज करेगा, बट आपको इंटेंसिटी भी चाहिए, मतलब थोड़ा सा लगाए तो आपको स्मेल आना चाहिए, तो उसके लिए लाइटर मॉलिक्यूल यूज करते हैं। तो किसी भी परफ्यूम में बेटा 3-4 अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, तो कुछ हेवियर होते हैं और कुछ लाइटर होते हैं। जो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है बेटा उसमें मोस्टली आपके हेवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये है बेटा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसमें आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाला है बेटा वो जल्दी डिफ्यूज कर रहा है, और जो ब्लू वाला है वो थोड़ा लेट डिफ्यूज कर रहा है। जो हेवियर होगा बेटा वो स्लो डिफ्यूज करेगा, जो लाइटर होगा वो फास्ट डिफ्यूज करेगा। तो ग्राहम्स ने बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन दिया है अपना, बोला है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज inversely proportional to root of density, means rate is inversely proportional to root of density, रूट ऑफ डेंसिटी। ये बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस। हो गया। मान लेते हैं अपने पास दो गैस है, इसके अंदर हीलियम है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अंदर बेटा प्रेशर P1 है तो इसके अंदर ही प्रेशर P1 है, इसका टेम्परेचर T1 है तो इसका टेम्परेचर T1 है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं रेट ऑफ हीलियम is inversely proportional to 1 by density of helium, and rate of carbon dioxide is inversely proportional to 1 by square root of density of carbon dioxide। अब मैं देखो बेटा दोनों को इस तरीके से लिख सकता हूं, पहले देख लीजिए उसके बाद कॉपी कीजिएगा। रेट ऑफ हीलियम by rate of carbon dioxide is equal to density of carbon dioxide divided by density of helium। ये लिख लीजिए, ये आएगा। अब डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है PM/RT। तो अब आप बेटा
सेम काम बेटा, इसमें डेंसिटी प्लेस करके मुझे इसका फाइनल जो रेशियो आएगा वो बताएंगे। डेंसिटी का वैल्यू प्लेस कर दीजिए। हम्म, ये आना चाहिए बेटा स्क्वायर रूट लेने से, तो आपका आ जाएगा रेट हीलियम बाय रेट कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड बाय मॉलिक्यूलर मास हीलियम। ठीक है, ये भी आ सकता है। ठीक है, चलिए। तो अब बेटा आप क्या बेटा, तो अब आपको बेटा दो फॉर्मूला याद रखना है। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, रेट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, व्हेन P and T are same, when P and T are same, when pressure and temperature are same, so rate is inversely proportional to square root of density or square root of molecular mass. So heavier gas will diffuse slower, lighter gas will diffuse faster. इसमें किसी को डाउट? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। क्या होगा बेटा? N2. N2। ठीक है, सही है। लाइटेस्ट है आपका N2, दिस इज लाइटेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए ये पता करके बताएंगे। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है? नाइट्रस ऑक्साइड ये होता है, अब याद रखिएगा, N2O। दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आएगा 44, नाइट्रोजन ऑक्साइड का आएगा 28 प्लस 16, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 44। So they have equal molecular mass, so the ratio will be 1:1। इसमें किसी को डाउट बेटा? रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय रेशियो ऑफ N2O will be equal to square root of molecular mass N2O
डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास CO2, दोनों 44 है, तो ये आ जाएगा 1/1। द आंसर विल बी 1:1। चलिए ये बनाइए, ये इतनी आसानी से नहीं होगा, टाइम लगेगा। इसको बनाएंगे, इसमें टाइम लगना है। सही से सोच के बनाइए। किसी का आंसर आया? सोचिए, पुराना थ्योरी देखिए, देखिए फॉर्मूला क्या था, उसके बाद सोचिए कैसे बनेगा। बनाना है बेटा, इसको टाइम है, बनाइए आराम से। Sir, 8 gram. सर मेरा भी वही आया, मैसेज में भेजे। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं? सर Sir, 8 8 ग्राम gram. आया। 8 gram. पता नहीं मुझे बेटा, सही है कि गलत है। सोचिए और सोचिए। सर यार मैसेज में मैंने बेटा लिखे हैं। आंसर बोलने मना किया है बेटा। चलिए देखते सर हैं। हमने चलिए डायरेक्ट देखते हैं में लिख बेटा। दिया। सबसे पहले बेटा आपको ये समझना है, रेट जो है बेटा, दैट इज मोल्स बाय टाइम और वॉल्यूम बाय टाइम, ये आपको समझना है। वॉल्यूम बाय टाइम होगा, ठीक है। रेट इज मोल बाय टाइम या वॉल्यूम बाय टाइम। तो बेटा यहाँ पे 2 ग्राम H2 दिया है, तो हम लोग ये कह सकते हैं बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 by diffusion of oxygen, this will put under molecular mass O2
by molecular mass हाइड्रोजन। आपका आवाज कर रहा है। क्यों नहीं कटना चाहिए? बाकी सबको प्रॉब्लम आ रहा है बेटा या सब ठीक है? नो सर, नहीं आ रहा प्रॉब्लम। आवाज आ रही है तो हाँ सर। ठीक है, चलिए। यस सर। तो ये हो गया बेटा, तो रेट आपका 4:1 आया बेटा। तो मोल ऑफ सर H2 बाय ऑफ O2। टाइम कहाँ गया बेटा? इक्वल टाइम बोला था ना, तो काट रहा है। अरे बेटा बाकी लोग को कहा सर वॉइस क्लियर नहीं है। क्या? सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है। देखिए देखिए सर, क्या सर क्लियर आ रहा है सर, क्लियर है? हाँ वॉइस सब ठीक है कुछ बेटा, क्लियर है। चलिए। सब तो ठीक है ये सर, सब ठीक तो है। मोल ऑफ O2 बाय टाइम डिवाइडेड बाय मोल ऑफ, अच्छा नहीं, उल्टा कर दिए, मोल ऑफ H2 बाय टाइम डिवाइडेड बाय मोल ऑफ O2 बाय टाइम। तो टाइम टाइम बेटा कैंसिल होना था, इसलिए मैंने सीधा मोल लिखा था। तो दिस इज इंप्लाइज दैट मोल H2 by mole O2 is 4:1. Therefore, mole O2 will be 1/4. क्यों बेटा? H2 का कितना मोल है? H2 का देख लीजिए, 1 मोल है ना, 2 ग्राम है बेटा। तो H2 इज, मोल ऑफ H2 इज 1 मोल। तो यहाँ इंटू NH2 था, तो NH2 तो 1 है, तो आ गया NO2 इज इक्वल टू 1/4 मोल। अब मास निकालना है बेटा, मास निकालने के लिए 32 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 ग्राम आपका आंसर आएगा। ठीक है, होपफुली बेटा सबसे तो नहीं बना है, सब लोगों ने तो आंसर नहीं भेजा था, बट ठीक है, जितनों ने भेजा है बेटा उसमें से एक का गलत है, बाकी सबका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सोचिए बेटा इसको भी। जिसका भी आंसर आएगा बेटा मैसेज करेंगे, बताएंगे नहीं।
चलिए आदित्य बेटा और ऋतिक और आयुषी, आप तीनों का आंसर सेम है। सुबैन बेटा आपका भी वही है, आदित्य प्रसाद बेटा आपका भी वही है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली सबका सही है क्योंकि सबका एक ही आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे बेटा टाइम पूछा है ना, टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। टाइम जो होता है वो रेट के इनवर्स में होगा, मतलब ऐसे समझिए। अभी तक हम लोग कर रहे थे रेट ऑफ ए बाय रेट ऑफ बी, ये था ना, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। सॉरी उल्टा कर दिए, अभी तक ये था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए था। बेटा दिस विल बी रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, so this will be time b by time a, so implies that time a by time b will be molecular weight a by molecular weight b। मतलब बेटा जो हेवियर मॉलिक्यूल होगा उसको ज्यादा समय लगेगा और जो लाइटर मॉलिक्यूल होगा उसको कम समय लगेगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन, फॉर सेम अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन। तो इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज दैट, 1 लीटर ऑफ मीथेन को 20 मिनट लगा, तो हम लोग टाइम रिक्वायर्ड बाय मीथेन दैट इज CH4 डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड बाय SO2 should be equal to square root of molecular weight of methane by molecular weight of SO2, implies that time required by methane is 20 minutes, time required by sulfur dioxide is not known, this should be equals to molecular weight of 16 by 64। सब सॉल्व कीजिएगा, टाइम रिक्वायर्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड विल बी 2 into 20 मिनट्स, यहाँ मिनट था, ठीक है, मिनट, सो आंसर विल बी 40 मिनट, आंसर विल बी 40 मिनट्स। क्लियर है बेटा ये? चलिए बन गया। बना? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग को, एक मिनट रुक जाइए बेटा, वो कहाँ चला गया। हम्म हाँ, ये वाला क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करेंगे इसी बीच में, करा चुके हैं, फिर से एक बार सॉल्व कीजिए। 3 बार हो गया, एक बार इस क्लास में कराए थे, फिर एक बार टेस्ट में कराए थे, एक बार आपको दोबारा करना है, ये वाला क्वेश्चन दोबारा कीजिए।
बन गया बेटा सबका? चलिए बन, होपफुली सबका बन गया होगा बेटा। आंसर याद है किसी को? चलिए बेटा, इसमें बता रखे हैं ए और बी आपको लेना है। ए अननोन होगा, बी अननोन होगा, दो अननोन होंगे, दो इक्वेशन होंगे, दो इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले है C2H4, दूसरा है C2H6। दोनों का मिक्सचर है बेटा, दोनों का मिक्सचर बोला है तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम मान लेंगे। एक का ए मानेंगे, एक का बी मानेंगे। ए और बी करने से आपका आधा काम हो गया है। ऑक्युपाई लीटर, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 28 लीटर बोल दिया है, ठीक है, तो इसको हम लोग ए मोल ही रहने देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग बी मोल रखते हैं। दूसरा करा रहे हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। दिस गिव्स 2 कार्बन डाइऑक्साइड and this gives 2 carbon dioxide. Both gives 2 carbon dioxide, but this will give us 2 water molecule and this will give us 3 water molecule, A and B. now हम लोग को बैलेंस करना था ऑक्सीजन, तो 4 + 2 6, तो ये आ जाएगा 3 मोल। 4 + 3, तो ये आ जाएगा 7/2 मोल। So what will be the amount of ऑक्सीजन रिएक्टिंग? ये ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा? बड़ा सिंपल सा है। 1 मोल रिएक्ट्स विथ 3 मोल, therefore A mole will react with 3A mole and B mole will react with 7/2 B mole. होपफुली ये बैलेंसिंग सही है, 4 + 3, ठीक है। implies that ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है? ऑक्सीजन यूज्ड इज इक्वल टू 3A + 7/2 B. दिस इज मोल। नाउ क्वेश्चन में देखिए कितना मोल यूज हुआ है। क्वेश्चन में बोला है 128 ग्राम। इसको आप करके देखिएगा बेटा, तो ये आपका आने वाला है 4 मोल। So this is equal to 4. तो पहला इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन क्या आया? पहला इक्वेशन आपका आया 3A नहीं, इसको ठीक कर लेते, इसको कर लेते 6A + 7B इज इक्वल टू 8, ये आया। एक और इक्वेशन निकालना है। कहां से निकलेगा बेटा? एक इक्वेशन यहां से निकलेगा 28 लीटर। क्या है ये? दिस इज इथेन प्लस इथीन का वॉल्यूम। इथेन प्लस इथीन का वॉल्यूम एट एसटीपी कितना हो जाएगा, वो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ इथेन प्लस इथीन, टोटल गैस एट एसटीपी हो जाएगा A + B × 22.4 इज इक्वल टू 28। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बन जाना चाहिए बेटा, आप बना के रख लीजिए, ठीक है, अब बन जाएगा।
क्लियर है बेटा, ये सबको समझ में आया? आवाज आ रही है तो? यस बनाए सर। थे कोई, किसी से बना था? नहीं याद है किसी को। ठीक है, देखिए ये आंसर मिलाइए, इसका मैच कराइए आंसर सबको, एक इक्वेशन कम से कम सॉल्व कीजिए। देखिए इक्वेशन सॉल्व होना चाहिए। बैलेंसिंग तो ठीक है ना हर जगह, C2H6 है, C2H4 है, वहाँ 2H2O होगा, यहाँ 3H2O होगा। हाँ बैलेंसिंग तो ठीक है। और 28 या 24 जाता है एक अपने आप में, ठीक है, ट्राई कीजिए, सिंपली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका A+B=28/224 इंटू 10 कर दिया, ऊपर 10 लगा दिए, ठीक है, तो ये बेटा 4 से चला जाता है। सो दिस इज 2.5। अच्छा नहीं, 8 से जाएगा बेटा, बाई 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 5/4। तो A+B, सर ऑप्शन 1 आ रहा है, हाँ बेटा, अब ऑप्शन सॉल्व, थर्ड ऑप्शन आ रहा है। क्या बेटा? सर 0.6 आ रहा है। चलिए सर ठीक है, हाँ बेटा ठीक है, चलिए वो ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है ये, समझ में आया? ये वाले क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा आसान कर लेते हैं, ठीक है, ये तो और भी आसान है। चलिए इसी को कीजिए बेटा, आगे क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन को समझिए। आज खाली बेटा हम लोग को अब क्वेश्चन करना है, ठीक है, कल का एग्जाम में बेटा गैसीय स्टेट आएगा, जहाँ जहाँ तक आज कराया वहीं तक आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। लंबा क्वेश्चन है, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटा होता है, उसमें ज्यादा कुछ सिखाने को होता नहीं है। हम्म, क्वेश्चन कहता है अपने पास एटम ए का और उसी से मॉलिक्यूल बना है A2, वो कुछ लोग है,
मतलब आप समझ लीजिए कि आपके पास हीलियम और नियॉन जैसा क्वेश्चन आया है। हीलियम मतलब एटम हो गया, ये ए हो जाता, और A2 एक मान लेते नियॉन हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, समझ लीजिए। अब ए कितना है, A2 कितना है, ये आपको सोचना है। बोल रखा है कंपाउंड एग्जिस्ट एज डाइमर टू द एक्सटेंट ऑफ 50% बाय वेट। कंपाउंड एग्जिस्ट एज डाइमर टू द एक्सटेंट ऑफ 50% बाय वेट। तो आप सोचिए बेटा, टोटल मास तो दिया हुआ है, देखिए कितना मास दिया है टोटल का। टोटल बोला है 96 ग्राम प्रेजेंट है। टोटल कितना मास बताया है, इन एन एक्सपेरिमेंट 96 ग्राम ऑफ द कंपाउंड वाज टेकन। तो टोटल 96 है, उसका आधा डाइमर है, डाइमर का मतलब A2 है, दीज आर डाइमर। तो अगर डाइमर आपको बता दिया कि इतना है, फिर बेटा मैं अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, आप देखिए क्या मांगा है बेटा, क्या मांगा है, टोटल प्रेशर मांगा है। अब इतना, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे बेटा, खुद से दिमाग लगाइए। बना किसी से? सर आंसर भेजें। क्या?
इसको बनाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको बनाना है। आपका आंसर कितना है? चलिए, आपका सुभायन का बेटा, आदित्य ओझा एंड सुभायन, नहीं दोनों का आंसर अलग है बेटा। नहीं नहीं अब सही है, नहीं अलग है बेटा। सुभायन बेटा आपका आंसर अलग है, आदित्य बेटा आपका आंसर अलग है, सुष्मिता बेटा आपका आंसर भी अलग है। मतलब तीनों में से कोई भी कॉमन आंसर नहीं है। चर्चिल एंड सुष्मिता बेटा आप लोग दोनों का सेम आंसर है। चलिए देखते हैं, मतलब बना दूं या थोड़ा और ट्राई करना है? बना दीजिए फिर सर। 1 मिनट रुकिए, ठीक फिर है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। बनाइए बनाइए। टोटल प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है, तो पी टोटल निकालने के लिए क्या चाहिए अब आपको? सोचिए। सर 1 मिनट रुकिए सर प्लीज। ठीक है बेटा। जो एन टोटल सही से पता कर लेगा उसका आंसर आ जाएगा। एन टोटल सही से चाहिए, क्यों? पी टोटल इज एन टोटल आर इंटू टी बाई वी। चलिए 90% जॉब बना दी है, अब खुद से कीजिए, सारा कोई आंसर मैच कराइए। सर देख लीजिए, सेंड कर दिए हैं। चलिए हो गया। अब तो आंसर मैच कर रहा है, काफी लोगों का मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं। पी टोटल वी टोटल, पी टोटल इज इक्वल टू एन टोटल आर इंटू टी बाई वी। बेटा अपने को पार्शियल प्रेशर निकालने नहीं बोला, अपने को बस पी टोटल निकालने बोला है। एन टोटल क्या है बेटा? सबसे पहले A2 का मास निकालना है। बेटा A2 का साफ साफ बोल दिया है 50% है, 96 का 50%, तो मास ऑफ A2 इज इक्वल टू 48 ग्राम। मास ऑफ A इज अगेन 48 ग्राम, आधा आधा बोला, तो मोल्स ऑफ A2 कितना आना चाहिए? 48 बाय मॉलिक्यूलर मास दैट इज 96, दैट इज हाफ 0.5। moles of A 48 by 48, this is 1, therefore n total आ गया 1.5। अब करना क्या है बेटा? सब कुछ प्लेस कीजिए, आंसर आएगा। तो P total is equal to 1.5 इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर बेटा 273 दिया हुआ है, मतलब सेल्सियस में है, तो ये आपका कितना आ जाना चाहिए बेटा? 273 प्लस 273 आएगा। तो देखिए तो कितना आ रहा है? 546 आता है मेरे हिसाब से, गलत है तो बताएंगे। अच्छा आवाज आ रही है ना? माइक ऑन है ना? हाँ माइक ऑन है, ठीक है। 546 आया। नेक्स्ट, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 33.6 लीटर। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। सबका आंसर आया बेटा?
यही आ रहा सबका? 0.082। सर टेम्परेचर 546 क्यों नहीं, 273 लेंगे ना। क्या बेटा? सेल्सियस में है। केल्विन में होगा ना टेम्परेचर बेटा? हाँ सर समझ गया, यही गलती हुआ था। हाँ बेटा, आपका 2 ATM आंसर आया मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग चेक कर लीजिए। 2 ATM आना चाहिए, ठीक है। आंसर विल बी 2 ATM। यही आ रहा था सबका? यस सर। चलिए, कॉपी हो गया सबका? हाँ या ना बेटा? अरे क्वेश्चन कॉपी करते हैं कि नहीं करते हैं? करना है? करते हैं सर, उसमें आधा समय चला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। चलिए, ये भी लंबा क्वेश्चन है, इसको भी कीजिए। लंबे लंबे क्वेश्चन करने में होता है बेटा। देखिए, आपको हिंट दे दिया है, ठीक है, हिंट दे दिया है क्वेश्चन में। हिंट यूज कीजिए, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन आपको मालूम है। हिंट यूज कीजिए, केमिकल रिएक्शन आपको मालूम है। लास्ट में क्वेश्चन लिख लेंगे पहले सॉल्व। सारा कंटेंट बता दिए हैं, अब खुद से सोचिए।
सर आंसर भेजें। हाँ बताएंगे। सर आंसर भेजें। हाँ देख रहे हैं बेटा, बट मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है, इसलिए मैं शांत। अ, दोनों तो आप ही ने भेज रखा नहीं, अच्छा दोनों अलग अलग आदित्य है। ठीक है, दोनों आदित्य का आंसर सेम हैं। है, दोनों आदित्य का आंसर सेम है, आदित्य ओझा एंड आदित्य प्रसाद दोनों का आंसर सेम है। सुबैन बेटा आपका भी आंसर सेम है। ठीक है चलिए, बाकी लोग बेटा बना रहे हैं कि मैं बना दूं? क्वेश्चन ठीक ही तो है, हिंट दे दिया। चलिए मैं बना देता हूँ। बैलेंसिंग करना है, सही से बैलेंस कीजिए। अब तो यहाँ ये बैलेंस है अच्छे से, ये वाला बैलेंस, हाँ ये भी बैलेंस है, तो बैलेंस करना भी नहीं है, आधा परेशानी सॉल्व। अब ये मान लेते हैं बेटा ए मोल है, ये बी मोल है, तो ये बनेगा ए, ये बनेगा ए, ये बनेगा बी, ये बनेगा बी और ये बनेगा बी। तो टोटल वॉल्यूम बात करते हैं। टोटल वॉल्यूम, अच्छा इसमें ये वाटर के बारे में चुप रखा है, वो लोग बता नहीं रहा पानी के साथ क्या किया है। Heated with conc H2SO4, the gases produced are collected and on its treatment KOH solution, the volume of gas decreases by 1/6. Calculate the molar ratio of the product to acid in the original mixture. हाँ ये बताएंगे बेटा, ये वाला वाटर का वॉल्यूम लेना है या नहीं लेना है? नहीं लेना है सर। ठीक है चलिए देखिए बेटा, अब देखो हीट कर रखा है ना, तो उसमें ये वेपर होगा, ठीक है, ये गैसियस होगा, ये गैसियस होगा। द गैसेस प्रोड्यूस आर कलेक्टेड, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे बेटा। अब इसमें वही समझ में आएगा बेटा, ये जो वाटर वेपर है बेटा, ये जब KOH से पास किए हैं तो वाटर वेपर बेटा क्या किया होगा, KOH के सोल्यूशन में बेटा जाके वो हो गया होगा, मिक्स हो गया होगा। KOH के सोल्यूशन से बेटा ये मिक्स हो जाने का चांसेस ज्यादा है। समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहे हैं? देर इज चांसेस दैट दिस सोल्यूशन, मतलब जब KOH से पास करेंगे तो वाटर बेटा उसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये ठंडा हो गया, मान लेंगे ठंडा हो जाने से वाटर वेपर कंडेंस कर जाएगा। तो आपका इनिशियल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम बेटा पास करने से पहले है 2A प्लस 3B। ठीक है, 2A प्लस 3B पहले आपका वॉल्यूम है। पास करने के बाद क्या वॉल्यूम बचेगा बेटा, जब KOH से पास कर देंगे तो वॉल्यूम कितना बचना चाहिए बता चुके, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा, ये गायब हो जाएगा। अब हम लोग ये मानेंगे दोनों वाटर भी गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, बचेगा आपका, ये बचेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, बचना चाहिए A प्लस बी। ठीक है, और कुछ दिया है? नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, तो हो जाना चाहिए बेटा। अब रेशियो निकालने बोला है, तो ये बोला है द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज बाय 1/6, इसका मतलब क्या है बेटा, फाइनल वॉल्यूम इज 1/6 या द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस बाय 1/6? बताएंगे बेटा। बोलिए।
कि कैमरा का देख ले आगे। हाँ आदित्य बेटा बताएंगे कैसे आप लोग सॉल्व किए हैं, कोई तो बताइए, कुछ तो बताइए। सर पिक सेंड कर दे रहे हैं। क्या बेटा? सर हम H2O के उसको नहीं कंसीडर किए थे, तब भी सही आंसर है, पता नहीं ठीक है, कैसे आपने H2O कंसिडर नहीं किए थे। ठीक है, ठीक है, बस आपको वही किए डायरेक्ट बेटा। CO2 प्रेजेंट किया। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है बेटा, बोलिए। हाँ बोलिए बेटा, कौन? सर H2O से नहीं किए, अच्छा H2O नहीं किए है, ठीक है, चलिए बेटा कोई बात हम नहीं। पिक सेंड कर दे रहे हैं। हाँ सर फिर जो रेशियो 1/6 दिया है ना दोनों का, कि डिक्रीज हो गया 1/6, फिर उसको लेके मैं इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया। अच्छा मैं समझ रहा हूँ, आपने जो फाइनल वाला वॉल्यूम लिया है वो किया है क्या, इसको कंसिडर नहीं किया आपने? आपने ये वाला कंसिडर नहीं किया, ये वाला कंसिडर नहीं किया, आपने बोला यस सर। पहले आपका A+2B है, इनिशियली हाँ A+2B है, बाद में कितना है, ओनली B है, बी इसको है, आपने हाँ क्या सर। बोला, 1/6 बोल दिया ना। सर देखिए सेंड कर दिए, हाँ सर, हम भी ऐसे ऐसा ही किए थी। हैं। क्या बेटा? सर सेंड कर दिए हैं, ऐसा ही हम भी किए हैं। X हाँ प्लस ऐसा करके अब B और A पकड़े हैं, हम X और Y पकड़े हैं। अच्छा, यहाँ ऊपर आएगा आपका A+B/A+2B, यही आ रहा था आपका ना बेटा? नहीं नहीं, ऊपर में B और नीचे A+2B इक्वल टू 1/6। ऊपर में B कैसे आएगा, ऊपर में बेटा आपका दो कार्बन मोनोऑक्साइड बचा ना, ये बचा और ये बचा। सर अब देख लीजिए, हाँ हम ठीक है बेटा, सेंड चलिए किए हैं। देखिए बेटा, इसमें बेटा देखो वाटर के बारे में कुछ बता नहीं रखा है, ठीक है, पर मुझे ये समझ में आ रहा है बेटा, वाटर अगर आपने बोल दिया है कि हीट कर दिया है, हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपका जो वाटर वेपर है बेटा गैसियस फॉर्म में आया है। तो टोटल वॉल्यूम द गैसेस प्रोड्यूस आर कलेक्टेड एंड ऑन इट्स ट्रीटमेंट इन केस सॉल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज बाय 1/6। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए बेटा, गैसेस सॉरी वॉल्यूम decreases to 1/6 and volume decreased by 1/6। इसका मतलब समझ में आता है, कोई डिफरेंस कुछ है कि एक ही चीज है बेटा? वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 1/6 एंड वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय 1/6, बोथ आर सेम और डिफरेंट? सर अलग अलग है। अलग अलग है। तो वॉल्यूम डिक्रीज बाय 1/6 मतलब क्या होगा, डेल्टा V बाय V होगा, और वॉल्यूम डिक्रीजेस टू क्या होगा, V फाइनल बाय V इनिशियल होगा, यही होगा ना? यस सर। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा V बाय V इनिशियल माना जाएगा। तो बेटा अपना फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम था, V इनिशियल था बेटा 2A+3B, V फाइनल है अपना A+B। सो डेल्टा V कितना आया, डेल्टा V आएगा A+2B, सबका आया बेटा A+2B, सिंपल से यही आ रहा ना, हाँ सही है। सो नाउ A+2B बाय 2A+3B इज इक्वल टू 1/6, ये माना जाएगा। तो 6A इज इक्वल टू, नहीं नहीं, 6A B तो नेगेटिव हो गया ना? Yes, sir. हम्म,
ठीक है। ये बाय को बेटा ये वाला यहाँ डिक्रीज्ड बाय 1/6। नहीं बेटा, ये बाय के लिए बेटा हम लोग कुछ भी कर लेंगे, बाय का मीन वही होता है, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है। करने तो ये बोल रहा है रिकॉर्डिंग क्या हुआ बेटा? रिकॉर्डिंग हम्म अच्छा, रिकॉर्डिंग को क्या हो गया? नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, दूसरे सॉफ्टवेयर में हो रहा है। अच्छा बेटा यहाँ देखेंगे बेटा, हम्म, बाय 1/6 को 2/16 नहीं करेंगे। गैस डिक्रीज्ड बाय 1/6 ना, डिक्रीजेस टू 1/6 अलग होता है, बाय अलग होता है। ठीक है बेटा, वाटर को माइनस करके देखना होगा। नॉर्मली बेटा अगर आपको हीट कर दिया जाए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, इक्वेशन बैठ नहीं रहा, अदरवाइज अगर आपको हीट कर दिया जाए ना बेटा, तो हम लोग ये मानेंगे वाटर इज कलेक्टेड एज अ वाटर वेपर एंड नॉट एज वाटर। ठीक है, और इनका जब रिएक्शन होता है तो ऐसे भी बेटा वाटर वेपर मिलता है, वाटर नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, नहीं 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 बेटा, यहाँ ध्यान देंगे, अच्छी बात है। चलिए देखिए, यहाँ देखेंगे, चलिए क्वेश्चन में बेटा वी कैन नॉट यूज, यू शुड नॉट टेक वाटर। देखिए क्या है, हाँ, CO2 प्लस CO प्लस H2O। ठीक है बेटा, यहाँ देखेंगे बेटा हम लोगों ने बात कर रखी है, ये बनेगा बी मोल, ये बनेगा बी मोल और ये बनेगा बी मोल। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये चीज हम लोगों ने मिस किया है, H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दैट मीन्स हम लोगों ने जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है बेटा, वो क्या करेगा, जब रिएक्शन हो रहा होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड इसको ऊपर जाने नहीं देगा, वाटर को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा। So this water will not be evolved as a gas, rather they will be absorbed by क्या, absorbed by H2SO4, because water is, sorry, H2SO4 is डिहाइड्रेटिंग डिहाइड एजेंट। ठीक है, तो इसलिए बेटा वाटर नहीं लेना है यहाँ पे, अदरवाइज बेटा जब हीट किया रहेगा तो हम लोग वाटर को वेपर मान लेते हैं, फिर वाटर को फिर गैस की तरह इवॉल्व करवाते हैं। ठीक है, अब बेटा आपका ये बन जाएगा, अब फिर से वही करना है, वाटर हम लोग को नहीं लेना है, तो A प्लस 2B इज इक्वल टू V इनिशियल, ये आएगा। फिर फाइनल वॉल्यूम में बेटा आपको करना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को माइनस कर देना है, क्यों, KOH विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बनेगा बेटा आपका A प्लस B इज इक्वल टू V फाइनल। यही आ रहा है ना सबका? यस सर, यही आया था। ठीक है, चलिए हाँ बेटा हो गया। चलिए अब बेटा आप लोगों ने ये वाला अगर मैं डेल्टा V यहाँ निकाल लेता हूँ,
डेल्टा वी कितना आएगा, डेल्टा वी कितना आ रहा है बेटा, बी आ रहा है, हाँ बी आया, तो आपका बेटा ये आना चाहिए b बाय a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/6, ये आया, तो 6b इज इक्वल टू a प्लस 2b, तो 4b इज इक्वल टू a, तो a बाई b इज इक्वल टू 4/1। क्लियर है आपका ये बेटा? इसमें आप लोगों ने तो डेल्टा वी नहीं लिया था, आप लोगों ने क्या लिया था, आप लोगों ने इसको डिवाइड किया था ना। नो सर। डेल्टा वी निकाला था आपने? हाँ सर। अच्छा तब ठीक है, चलिए तब ठीक है, ठीक है बेटा। तो वाटर इसलिए नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है चलिए नेक्स्ट बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बनाएंगे। ये सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आंसर दीजिए जल्दी से बेटा। देखो बेटा होता क्या है ना, अमोनिया और HCl आपस में रिएक्ट करता है और ये आपको NH4Cl सॉलिड बनाएगा। दिस अपीयर्स एज अ क्लाउड, दिस अपीयर्स एज अ क्लाउड। क्वेश्चन पूछ रहा है ये क्लाउड कहाँ बनेगा बेटा? सिंपल है, सोच के बताइए बेटा। ये क्लाउड, सी। ठीक है बेटा। आयुषी बेटा आप थोड़ा सोच के बताइए कैसे बना। HCl बड़ा मॉलिक्यूल है, अमोनिया छोटा मॉलिक्यूल है, तेजी से कौन चलेगा बेटा? अमोनिया विल मूव फास्टर, अमोनिया इतना डिस्टेंस कवर करेगा, HCl इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बेटा ये कहाँ बनेगा बेटा? क्लोजर टू HCl, तो आंसर विल बी सी, नियर सी। ठीक है चलिए, ठीक है बेटा। कल बेटा इसी टॉपिक पर टेस्ट है, जितना क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कराया उसी के आसपास आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है किसी को कोई डाउट आज जो भी क्लास में हुआ है या किसी भी न्यूमेरिकल में बेटा? नो सर। चलिए ठीक है बेटा, कल इसी टॉपिक का टेस्ट है और कल डिस्कशन में थैंक बेटा यू सर। कल डिस्कशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 क्वेश्चन डिस्कस होगा। ठीक है उससे ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा। हम डिस्कशन एक्सटेंड हो जाता है तो नेक्स्ट वाला क्लास बेटा छोटा हो जा रहा है। ठीक है कल 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है सर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन